Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely US-China dynamics in Taiwan's election. ठीक है जी, यूएस चाइना के जो डायनामिक्स हैं ताइवान इलेक्शन को लेकर, उसी हवाले से इसको लिखा गया है कि ताइवान के इलेक्शंस को देखा जाएगा बेसिकली कि इन इलेक्शंस में जो मेजर पार्टीज हैं, ठीक है, जो आपस में compete कर रही हैं, अब उन दोनों पार्टीज में से जो भी compete करने के बाद जो विन करेगी, तो या तो वो रशिया यूएस के जो है वो सपोर्ट में होगी या फिर वो चाइना की सपोर्ट में होगी। ठीक है, तो दोनों की सपोर्ट से जो है एक तरफ जो है वो टिल्ट ज्यादा चला जाएगा, जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। और इसी नुकसान की वजह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक तब्दीली देखने को मिल सकती है, और उसके बहुत से असरात जो हैं वो रीजनल लेवल पर भी देखने को मिल सकते हैं। साउथ चाइना सी के हवाले से, एशिया पैसिफिक रीजन के हवाले से उस पर असरात देखने को मिल सकते हैं, और इसके असरात जो हैं वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर मुरतब होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे साथ ही में। ठीक है, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड होता है जिम्मेदारी का होना, यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोवेरेनिटी आती है, वो इक़्तिदार आला को कहते हैं। प्रो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के यानी कि जमहूरियत के सपोर्ट में हो। ठीक है, एनवॉयज आ जाते हैं। एनवॉयज जो हैं वो डिप्लोमेटिक नुमाइंदे होते हैं, ठीक है, जो कि अम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा जोग्राफिकल बैरियर होते हैं। जोग्राफिकल बैरियर जो है वो फिजिकल रुकावटों को हम कह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद रीयूनिफाई आता है। रीयूनिफाई से मुराद यानी कि किसी कंट्री का कोई हिस्सा जो पहले सेपरेट हो गया और अब उसको दोबारा जोड़ने की बात की जा रही हो, तो उसे रीयूनिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद कमिटमेंट टू रीयूनिफिकेशन से मुराद यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर दिया गया है कि दोबारा से उसके साथ एक रीजन के साथ जुड़ जोड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीजर्स हैं। सीजर्स का मतलब कब्जा होना होता है। उसके बाद लेजिटिमेसी आती है। लेजिटिमेसी से मुराद यानी कि कंफर्मिटी रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज की। ठीक है, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन का फैलाव जो होता है। उसके बाद प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी से मुराद यानी एक एंटिटी जो है वो प्रॉक्सी बनी हुई हो, यानी कि इस सिचुएशन में हम ताइवान को एक प्रॉक्सी ले सकते हैं जो कि चाइना और यूएस के दरमियान में है। उसके बाद अंडरमाइनिंग आता है। अंडरमाइनिंग का मतलब कि किसी को वीक कर देना, किसी की पोजीशन को सबवर्ट कर देना। उसके बाद एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशंस ख्वाहिशात या गोल्स को कहते हैं। उसके बाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट आती है, यानी कि डिप्लोमेटिक असिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पर। पावर प्रोजेक्शन आ जाता है। पावर प्रोजेक्शन से मुराद एक कंट्री की एबिलिटी जो कि वो यूज करता है अपने मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने के लिए रीजन के अंदर और बियॉन्ड द रीजन। रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई को कहते हैं। नेशनल डिफेंस से मुराद कुछ स्टेप्स जो कि अपनी डिफेंस में लिए जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं। पावरफुल स्ट्रेटेजिक पोजीशन से मुराद एक फेवरेबल लोकेशन का होना एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद इकोनॉमी यानी मईशत का इंक्रीज कर जाना, परवान चढ़ना। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी आती है, यानी कि नेशनल लेवल पर अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना, खुद मुख्तारी की और वहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन करना। उसके बाद डेमोक्रेसीज जमहूरियतों को ही कहा जा रहा है। कॉम्प्लिकेट यानी उलझी हुई, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन, रिलेक्टेंस कहते हैं हम हिचकिचाहट को। टेंशन्स होती हैं बहुत ही इमोशनल या सिचुएशनल स्ट्रेसेस जो ऊपर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीजर ऑफ हांगकांग से मुराद यहाँ पर है कि हांगकांग के ऊपर कब्जे की बात की जा रही है। ठीक है, पावरफुल मूव्स हैं। पावरफुल मूव से मुराद यानी कि स्ट्रैटेजीज का चेंज हो जाना। जॉइंट डिफेंस होता है, कलेक्टिव एफर्ट्स करना डिफेंस के लिए, थ्रेट से लड़ने के लिए। पाइवोटल से मुराद होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पावर प्रोजेक्शन इन द साउथ चाइना सी है। इससे मुराद यही है कि किस तरीके से एबिलिटी है कंट्री की कि वो इन्फ्लुएंस कर सकेगा मिलिटरली साउथ चाइना सी रीजन के अंदर। बेस ऑफ ऑपरेशन से मुराद सेंट्रल लोकेशंस की बात की जा रही है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद एस्केलेट मतलब कि किसी बुरी चीज का इंटेंसिटी की तरफ चले जाना, मजीद शिद्दत पकड़ लेना, बढ़ जाना। ठीक है जी, ये तो आपके पास हो गई कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि ये करंट अफेयर के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और बाद में हम इस ओपिनियन के अंदर इस तरह से तो मौजूद नहीं है, मगर फिर भी हम इसको ओवरऑल देख लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान के ऊपर भी जो ताइवान इशू है या ताइवान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसका चाइना और यूएस के ऊपर क्या जो असरात हैं मुरतब होंगे, और उन असरात जो हैं उनसे किस तरीके से इम्प्लीकेशंस निकल कर आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस तरह से ये करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर में भी इम्पोर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं अब ये किस तरीके से सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है
कि हाउ डज ताइवान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है कि ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किस तरह से है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, और अपकमिंग जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से ये जो नज़ाकत है, जो बैलेंस ऑफ पावर बनाती है चाइना और ताइवान और यूएस के दरमियान में, तो वो किस तरीके से डायनेमिक्स लेकर आ सकती है, वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप कर सकती है, किस तरह से तब्दीली उसके अंदर आ सकती है, और पूरी दुनिया के लिए इसमें क्या-क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसको देखते हैं, इसका क्रक्स अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस के हवाले से यहाँ पर यही है कि सिक्योरिटी में देखा जाए कि 2 ही यहाँ पर पार्टीज़ मेन हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है? ताइवान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, और ये ज़िम्मेदारी आयद होती है यहाँ पर फ्रेड थॉम्पसन की जो है वो स्टेटमेंट का ज़िक्र किया गया है, ठीक है? कि अगर चाइना के ऊपर सॉरी ताइवान के ऊपर अटैक करता है चाइना, तो इस तरीके से ये ज़िम्मेदारी होगी यूएस की तरफ से, कि यूएस इस ज़िम्मेदारी को महसूस करता है कि वो ताइवान की मदद को आएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ताइवान्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं जो होने जा रहे हैं ताइवान के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 पार्टीज़ लड़ रही हैं, ठीक है? एक तो आपके पास जो है वो डीपीपी आ जाएगी, और एक केएमटी आ जाएगी, ठीक है? तो दोनों जो पार्टीज़ हैं, अगर उनमें से दोनों में से एक प्रो डेमोक्रेटिक है और एक प्रो चाइना हमें पार्टी नज़र आती है, ठीक है? तो उन दोनों में से जौन-सी भी पार्टी जो है वो जीतती है, तो दूसरे के लिए टेंशन्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है? अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जीतती है, यानी डीपीपी जीतती है, तो इस तरह से क्या होगा, टेंशन जो है वो बढ़ सकती है यूएस और चाइना के दरमियान में, ठीक है? और ताइवान के साथ भी चाइना की जो है वो तब्दीली आ सकती है स्ट्रैटेजिकली, और सपोर्ट कम हो सकती है। और अगर जो हमारे पास केएमटी जो है वो जीतती है, पार्टी वो विन कर जाती है, तो एक इनडायरेक्ट किस्म की टेंशन बढ़ जाएगी, किसके दरमियान, यूएस और चाइना के दरमियान में। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें अगर हम ताइवान की, तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, तो ताइवान की बहुत ज़्यादा है। इस तरह से ज़्यादा बनती है इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस का एक की एलाय भी है, ठीक है, ताइवान। और ताइवान जो है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर पूरा भरपूर साथ देता है यूएस का। तो यूएस की एक पावर मेंटेन करने के लिए एक की आप कह सकते हैं प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है ताइवान, और काउंटर करने के लिए काम कर रहा है चाइना को। ऑन द अदर हैंड अगर हम चाइना के लिए देखें, तो चाइना के लिए भी ताइवान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज़ के ताइवान जो है वो उसको कोशिश कर रहा है चाइना कि उसको रीयूनिफिकेशन उसके साथ कर ले, और उसको इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट ना करे कोई भी, और वो चाहता है कि रीयूनिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, उसके लिए जो ताइवान है वो स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, और इसी के ज़रिए से ताइवान के ज़रिए से अपने साथ अगर रीयूनिफिकेशन करवा लेता है चाइना ताइवान की, तो वो यूएस के इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर सकता है पूरे रीजन के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से उसकी तमाम की तमाम काउंटर करने में चाइना को बहुत ज़्यादा इसकी मदद मिल सकती है, ठीक है? तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक प्रॉक्सी बनी हुई है ताइवान दोनों के दरमियान, यानी कि यूएस और चाइना के दरमियान, ठीक है? तो आगे देखते हैं चाइना का स्टांस जो है ताइवान इलेक्शन के हवाले से, वो यही है कि जो है वो एक ऐसा सिचुएशन बन जाए कि वो यूएस को जो है वो काउंटर कर ले, और एक पीस कायम हो सकता है, और पीस तभी कायम हो सकता है अगर रीयूनिफिकेशन हो जाए ताइवान की चाइना के साथ। और अगर वो रीयूनिफिकेशन कर लेता है, तो इस तरीके से जो है तमाम जो सिचुएशन है ना, तमाम स्टेबिलिटी कायम हो सकती है। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर यही है कि चाइना तो यही चाह रहा है कि पीस हो जाए, ठीक है? या तो वार है या फिर पीस है, 2 ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, या तो स्टेबिलिटी आएगी या वल्नरेबिलिटी की तरफ चीज़ें चली जाएँगी, या तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, या फिर जो है वो पार्ट ऑफ नेबर बन जाएगा ताइवान जो है चाइना का, ठीक है? तो चाइना का स्टांस यही है कि वो सपोर्ट ना करे जो है यूएस ताइवान की इंडिपेंडेंस वाली जो सिचुएशन चल रही है उसमें, और मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैलाए, ठीक है? तो इसी हवाले से चाइना का हमें यही स्टांस देखने को मिलता है काउंटर करने के लिए यूएस को। दूसरी तरफ जो यूएस चाइना रिलेशन है और ताइवान का जो रोल है, वो अगर हम देखें, तो यूएस प्रायोरिटाइज करता है, प्रोटेक्ट करने का चाहता है अपने आप को चाइनीज की प्रैक्टिसेस से, सिक्योरिटी लेवल पर भी, इकोनॉमी के लेवल पर भी, और गवर्नेंस लेवल पर भी। ठीक है, उसके अलावा जो ताइवान है वो हाई टेक सेक्टर के अंदर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। यूएस की एफर्ट्स भी यही है कि वो चाइना को काउंटर कर ले, यूज़ करते हुए ताइवान को खसूसी तौर पर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है, तो यूएस अपनी पॉलिसीज़ को
मुसलसल ताइवान की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, ठीक है? और उस कोशिश यही है कि वो जो चाइना जो है वो जो चैलेंजेस पोज़ कर रहा है ना, तो चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए वो ताइवान को यूज़ करे, उसे भरपूर सपोर्ट करे और इंडिपेंडेंस दिलवाए उसको, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है ताइवान स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द यूएस, ठीक है? यूएस के लिए वही आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस किस तरह से है कि जॉइंट डिफेंस के लिए भी काम कर रहा है यूएस, उसके साथ खड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक अलाय में से है, ठीक है? ताइवान उसके और यूएस की मिलिट्री डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी यूएस भरपूर कर रहा है ताइवान की, कि ताकि जो है वो चाइना का जो प्रेशर है ना, चाइना भी ताइवान के ऊपर डिप्लोमेटिक, मिलिटरीली और इकोनॉमिक प्रेशर्स डाल रहा है, ठीक है? तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए यूएस ताइवान का भरपूर साथ दे रहा है, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? क्योंकि चाइना यूएस के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। उसके बाद जो इम्पैक्ट हैं ताइवान इलेक्शन के फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर, वो किस तरह से हो सकते हैं? अब यही है कि अगर डीपीपी जो है जीतती है, ठीक है? ये पार्टी अगर जीतती है तो वो हमें प्रो डेमोक्रेटिक नज़र आती है, और जिसकी सपोर्ट भरपूर जो है वो यूएस कर रहा है, तो यूएस और ताइवान के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसके स्ट्रॉन्ग होने से जो रिलेशनशिप है ताइवान और चाइना का, उसमें एक काफ़ी गैप आ जाएगा, ठीक है? और अगर दूसरी तरफ जो केएमटी है पार्टी है, ठीक है? ये प्रो चाइना हम इसको कह सकते हैं, अगर ये जीतती है तो फिर इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन, और यूएस और ताइवान के रिलेशन में भी थोड़ी कशीदगी देखने को मिल सकती है, और खसूसी तौर पर जो इनडायरेक्ट टेंशन बढ़ेगी वो यूएस और चाइना के रिलेशन के दरमियान में बढ़ेगी, और इस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो तब्दीली रूनुमा हो सकती है और असरात लेकर आ सकती है। उसके बाद हमारे पास चाइना का पुश है फॉर ताइवान्स रीयूनिफिकेशन, ठीक है? तो चाइना के भरपूर पुश यही है कि उसकी भरपूर कोशिशें यही हैं कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन करवा ले ताइवान अपने साथ, चाइना के साथ, ताकि जो है इस तरह से क्या होगा कि प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, चाइना उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं देगा, और उसको तमाम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा, और साउथ चाइना सी के हवाले से जो उसका चाइना का पावर प्रोजेक्शन एक प्रोजेक्ट है ना, वो भी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है, और ताइवान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है वो एक पीसफुल किस्म का, वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही नहीं, और पीसफुल एक अमन वाला रवैया होगा जिसमें रीजनल पीस भी आ सकता है, ठीक है? तो चाइना इसकी भरपूर पुश कर रहा है कि वो ताइवान की रीयूनिफिकेशन करवा ले। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यूएस की सपोर्ट है ताइवान के लिए। उसके बरक्स अगर हम देखें यूएस की, तो यूएस भर काउंटर करने के लिए चाइना को भरपूर सपोर्ट दे रहा है, ताइवान को उसके डिफेंस के लिए भी उसको सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? उसकी इंटरनेशनल सपोर्टर है, हम कह सकते हैं एक मुकम्मल इंटरनेशनल सपोर्टर बना हुआ है। और इस वक़्त जो है यूएस चाइना के रिलेशनशिप देखें तो वो बहुत ही उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, ताइवान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से और यूएस सपोर्ट की वजह से, ठीक है? दोनों तरफ से ताइवान घिरा हुआ ही है। आप कह सकते हैं एक तरफ चाइना उसको कह रहा है कि रीयूनिफिकेशन करवा ले, और दूसरी तरफ यूएस उसकी इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन जो है वो बन रही है। उसके बाद पोटेंशियल एस्केलेशन है टेंशन की, यही कि जो टेंशन्स हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही हैं ताइवान इश्यू के अंदर, ठीक है? यूएस और चाइना के रिलेशनशिप और कशीदगी अख्तियार करते जा रहे हैं, ठीक है? तो अब जो न्यूली इलेक्टेड लीडरशिप होंगी, वो चैलेंजेस फेस करेंगी इस हवाले से, ठीक है जी? तो ये तो हमने देख लिया है ग्लोबल लेवल पर। जब तो जब दुनिया के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरे ममालिक के लिए भी असरात मुरतब होंगे। ख़ुसूसी तौर पर हमारे पास पाकिस्तान अफ़ेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ताइवान है, उसके इश्यू की वजह से या इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीतती है, तो उसके असरात को देखते हुए, उसके आउटकम को देखते हुए हमें पता चलेगा क्या नताइज निकले हैं, यूएस की तरफ गया है या चाइना की तरफ टिल्ट गया है, कशीदगी कहाँ पर इख्तियार की है। तो उसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे भी पड़ सकते हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में भी आपके पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन किया जा सकता है कि इन ताल्लुकात की वजह से, ताइवान की वजह से पाकिस्तान पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ रही हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं पहले। तो पॉजिटिव असरात तो पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह ही होंगी कि ये डिपेंड तो करता है हमारे आउटकम पे ही, कि ताइवान, चाइना, यूएस रिलेशनशिप के आउटकम क्या निकलते हैं, नताइज क्या निकलते हैं। अगर अच्छे नताइज निकलते हैं तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए आ जाती हैं, क्योंकि क्या होगा, ऐसे में इस्तेहकाम पैदा होगा रीजन के अंदर। इस्तेहकाम अगर आ जाता है पूरे रीजन के अंदर, तो एनहेंस हो जाएंगे ट्रेड रिलेशन, ठीक है? तजारत को फ़रोग मिल सकता है, और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक एवेन्यूज़ ओपन हो सकते हैं, नए हम कह सकते हैं रिश्ते खुल सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकता है। सेकंड नंबर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन आ जाते हैं। डिप्लोमेटिक
डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, कि अलाइनमेंट कर सकता है पाकिस्तान की प्लेयर्स के साथ इस पूरे रीजन के अंदर, चाहे वो ताइवान के साथ करे, चाइना के साथ करे या फिर यूएस के साथ करे। ठीक है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस किस तरह के हैं और पाकिस्तान को लेवरेजेस यानी फायदे किस तरह से लेने हैं डिप्लोमेटिकली। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम इम्पोर्टेंट जो इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो है रीजनल स्टेबिलिटी के, एक रीजनल इस्तेहकाम आ जाएगा। ठीक है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी ताइवान और यूएस और चाइना वाली, और इसकी वजह से एक इस्तेहकाम कायम होगा रीजन लेवल पर, रीजनल लेवल पर, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से भी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस के तौर पर भी आ सकते हैं, और बैलेंसिंग एक्ट जो डिप्लोमेटिकली है उस हवाले से भी आ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी कंसर्न्स की, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स में एस्केलेशन हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि टेंशन्स बढ़ जाएं, मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो सिक्योरिटी असरात हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, वो पाकिस्तान के लिए निकल कर सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि मिलिटराइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिलेंगे, रीजनल डायनामिक्स आएंगे, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी चैलेंज सिचुएशन के ऊपर इसके बहुत से असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वो जो है वो बैलेंस कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूएस की तरफ भी और चाइना की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस में यही है कि डिस्टेबलाइज्ड रीजन अगर हो जाता है, अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। एक अब बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी, अनसर्टेनिटीज़ होंगी, ग्लोबल ट्रेड भी इफेक्ट होगी बहुत बुरे तरीके से, तिजारत मुनक़ता हो जाएगी, रास्ते कट जाएंगे, इकोनॉमिक टाइज नहीं होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है पहले ही वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वीक है। ठीक है, तो इस तरह से वो भी हिट हो सकती है, और कनेक्टेडनेस जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस तरीके से जो इंटरकनेक्टेडनेस है जो ग्लोबल सिस्टम के साथ चल रही थी, वो भी चैलेंजेस फेस कर सकती है इस तरह के सिनेरियो के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की बात करें, तो ये वही एक्ट है, यानी कि पाकिस्तान को दोनों की बहुत ज़रूरत है, यानी कि यूएस की और चाइना दोनों की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो अगर टेंशन्स बढ़ती हैं, अगर आउटकम बुरे निकलते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से टेंशन्स को ओवरकम करना है, किस तरीके से उसको टैकल करना है सिचुएशन को, क्योंकि या टिल्ट किस तरफ रखना है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को चाइना या फिर यूएस के दरमियान किस तरीके से एक बैलेंस लेकर चलना है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मसले वाली सिचुएशन हो सकती है। और ये भी बिकॉज ये मेजर प्लेयर्स हैं पूरे रीजन के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर आ सकती है। तो ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि हमने देखे, इसके पढ़ सकते हैं। अब हम इसको थॉरोली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम यहीं पे देख रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो किस तरीके से या तो कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करेंगे, या फिर स्टीयर करेंगे ताइवान को कि वो बिकम हो जाए या पार्ट बन जाए नेबर का, चाइना के। ठीक है जी, तो यहाँ पर वही फ्रेड थॉमसन की आपको स्टेटमेंट उन्होंने दिखाई है, जो हमने क्रक्स में भी देख ली थी, कि अगर तो चाइना जो है वो अटैक करता ताइवान के ऊपर, तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा यूएस के लिए कि वो उसकी एड के लिए आए। ठीक है, तो अपकमिंग जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं ताइवान के अंदर, वो बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है इसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर, और इम्प्लीकेशंस भी लेकर आएगा ताइवान के लिए भी, यूएस के लिए भी और चाइना के लिए भी। अब इसके आउटकम देखने हैं कि किस तरीके से इम्पेक्ट करता है वो खुद मुख्तारी पर ताइवान की, और स्टेबिलिटी या तो आएगी या फिर वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर ट्रिगर करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट को चाइना के साथ, या फिर उस वो नेबर बन जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा ताइवान जो है। ठीक है, और ये 13 जनवरी 2024 को होने जा रहे हैं, 8th डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो ताइवान में होने जा रहे हैं। ठीक है, तीन इसके अंदर पार्टीज हैं जो कि कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस के लिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है डीपीपी, और अपोजिशन पार्टी यहाँ पर क्यूमिंग टैंग है केएमटी, और एक जो है वो आप कह सकते हैं न्यू कमर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, वो ताइवान पीपल्स पार्टी है टीपीपी। ठीक है जी, जो डीपीपी है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कह सकते हैं हम कि प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ओरिजिनेट हुई थी। उसके बरक्स अगर हम देखें केएमटी, तो वो कोशिश कर रही थी कि ताइवान में मौजूद वन पार्टी डिक्टेटरशिप को वो ख़त्म करें। ठीक है, ठीक है, तो इस हवाले से अगर देखें तो केएमटी की बात की जा रही है, उन्होंने जो है वो जॉर्ज शॉ को कॉन्ग को जो है वो इलेक्ट किया था। ठीक है, जो कि एक मीडिया फिगर हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर वही बता रहे हैं कि यूएस ने भरपूर आइज लगाई हुई हैं, आंखें लगाई हैं ताइवान के इलेक्शन के ऊपर, और हाईलाइट भी करता है कि बीजिंग की जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, सेल्फ रूल्ड आइलैंड होना चाहिए, या फिर जो कि वो क्लेम करता है कि चाइना, कि ये मेरा ही हिस्सा है यहाँ पर। तो हम इस आर्टिकल के अंदर यही एवेल्युएट करेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे यूएस और
चाइना के बिहेवियर को। तो ताइवान में एक क्रूशियल, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है चाइना के दरमियान, और सिग्निफिकेंट है यूएस अलाइज के लिए भी। तो अब देखना ये है कि चाइना जो है वो गेन करता है फिजिकल कंट्रोल ताइवान के ऊपर, तो एक जोग्राफिकल बैरियर है यूएस अलाइज के लिए, ठीक है, जो एक्सेस प्रोवाइड करता है उसको ओपन ओशन की तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रिवेंट कर सकता है काउंटर फोर्सेस को कि वो ताइवान को यूज करेगा मिलिटरीली, ठीक है, एक रीजन के अंदर। तो चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि ताइवान को वो कोशिश करता है, और वो कंसिडर भी करता है, अपना हिस्सा ही कंसिडर करता है, तो रीयूनिफिकेशन की बात करता है। उसके अलावा अगर कब्जे की बात करें हांगकांग के ऊपर, तो वो हाईलाइट करता है बीजिंग की कमिटमेंट को, कि बीजिंग ने कमिट किया हुआ है कि वो रीयूनिफाई करेगा, ठीक है, यानी ताइवान को अपने साथ दोबारा से मिला लेगा। ठीक है, इसको वो एक जो आप कह सकते हैं ताइवान को, इलेक्शन को वो एक चॉइस करार देता है बिटवीन वॉर एंड पीस। ठीक है, और एट द सेम टाइम हम कंट्री की टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की बात करें, तो उन्होंने वार्निंग भी जारी की है चाइना के हवाले से, कि चाइना जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, कि जो भी ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा तो चाइना उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि अटेम्प्ट की जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से ताइवानीज जो गवर्नमेंट है, उनके वहाँ पर मौजूद जो पब्लिक ट्रस्ट है ना, तो उस गवर्नमेंट के ऊपर से उसको खत्म किया जा रहा है, और डाउट भी क्रिएट किए जा रहे हैं लेजिटिमेसी के हवाले से यूएस की सपोर्ट जो कि ताइवान के लिए है। ठीक है, मजीद बरा जो है वो चाइना इस चीज़ को पुश करता है कि नैरेटिव के हवाले से, कि यूएस और ताइवान जो है वो एंगेज हैं, डिस्टेबलाइजिंग उनका बिहेवियर है। तो उन यूएस से प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज प्रैक्टिसेस को, तो टॉप प्रायोरिटी उनकी यही है, गवर्नेंस के हवाले से है, सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से है। तो चाइना जो है वो अंडरमाइन करना चाहता है यूएस की पावर को, यानी कि उस यूएस की पावर को खत्म करना चाहता है, वीक करना चाहता है एशिया के अंदर, और स्टेबलाइज करना चाहता है खुद की डोमिनेंस को, ठीक है, हाई टेक इंडस्ट्रीज के अंदर भी, जो कि थ्रेटन कर दे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को एशिया रीजन के अंदर। ठीक है, तो अब ताइवान की देखें तो हाई टेक सेक्टर के अंदर भी क्रूशियल है यूएस की इकोनॉमिक कंपटीशन जो बीजिंग के साथ चल रहा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नज़र आ रही है हमें, ठीक है, इस हवाले से। ठीक है, और अगर हम देखें ताइवान को, तो वो स्ट्रेंथन कर सकता है यूएस की पोजीशन को एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, जो हम बार बार बात करते आए हैं। और यहाँ पर एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है ताइवान, ठीक है, कंटेन करने के लिए चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको रोकने में काम कर सकता है ताइवान। ठीक है जी, तो अब स्टटर के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि यूएस की कंटिन्यूसली एक मुसलसल एक पॉलिसी ऐसी चल रही है ताइवान के हवाले से। ठीक है, जो अब देखना ये है कि चाइना में अब जो भी इलेक्शन जो है वो, सॉरी, ताइवान के अंदर जीतता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है वो कन्फ्रंट करता है अब यूएस उसको, ठीक है, जो चाइना जो चैलेंजेस पोज कर रहा है, अब उसको काउंटर करने के लिए यूएस की क्या स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ताइवान जो है वो बहुत क्रिटिकल है इन तमाम चैलेंजेस के हवाले से। ताइवान जो है वो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है डिफेंस के लिए यूएस की भी, ठीक है, और डेमोक्रेटिक अलायंस में से भी एक है, ठीक है, एक अहम किरदार अदा कर रहा है इंडो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी। ठीक है, यूएस पॉलिसी मेकर्स के हवाले से काउंटर करने के लिए चाइना के अग्रेसिव मूव्स को, वो तब भी इम्पोर्टेंट है ताइवान जो है। तो यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग करती आई हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक सपोर्ट देती आई हैं ताइवान को, ठीक है, और उसके रिजल्ट में अगर देखें तो बीजिंग का इंटेंस इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रेशर डल रहा है ताइवान के ऊपर। मजीद पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इलेक्शन डिफाइन करेगा ताइवान की फॉरेन पॉलिसी को, खसूसी तौर पर चाइना के साथ रिलेशनशिप को। ठीक है, तो डीपीपी जो है वो उसकी अगर विक्ट्री विक्ट्री हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि स्ट्रेंथन होंगे ताइवान के जो टाइज जो हैं वो यूएस के साथ, ठीक है, और दूसरी डेमोक्रेसीज के साथ। लेकिन टेंशन किसके साथ बढ़ जाएगी? चाइना के साथ। ठीक है, चाइना जो है वो फिर इस तरह से कॉपरेट करने में जो है वो हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ अगर केएमटी विन करता है, तो केएमटी की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन यूएस ताइवान रिलेशनशिप में। और ताइवान जो है अगर अटेम्प्ट करता है कि वो क्लोजर टाइज बनाए चाइना के साथ, ठीक है, तो वो यूएस चाइना की टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी मजीद। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बेस करते हैं इलेक्शन के नताइज के ऊपर। ठीक है, तो यूएस जो है वो रेडी है एड्रेस करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करता है एक स्ट्रैटेजी के तौर पर, कि किस तरीके से वो प्रिवेंट करेगा किसी चाइनीज मिलिट्री जवाबी कार्रवाई को। ठीक है, और वो एक अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल सिग्नल भी सेंड कर रहा है इस हवाले से। यूएस जो है वो लीगली जो है वो ऑब्लिगेट करता है इस चीज़ को, कि वो प्रोवाइड करेगा ताइवान को डिफेंस से, डिफेंसिव जो है वो तमाम मींस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सपोर्टर है उसका, इसीलिए जो है वो डीपीपी की जो विक्ट्री है वो इंक्रीज करेगी, और डिस्टेंस क्रिएट कर रही है वो ताइवान के अंदर और बीजिंग के अंदर। ठीक है, उसके अलावा
करेंगे, जैसे उन्होंने पहले ही बताया है कि ताइवान जो है वो सिग्निफिकेंट है यूएस और चाइना दोनों के लिए। तो चाइना जो है वो कंटिन्यूअसली पुश भी कर रहा है ताइवान को कि वो रीयूनिफिकेशन कर ले, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल करते हुए ताइवान को चाइना जो है सिक्योर कर सकता है अपने नेशनल डिफेंस को, इंटरनेशनल ट्रेड को, बेस ऑफ ऑपरेशंस हैं उसकी एक्सपेंशन के लिए काम करेगा ताइवान, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फ्यूचर फेस करेगा, पोटेंशियल किस्म के थ्रेट्स, ठीक है, जो कि चाइना पोज करेगा, स्पेशली जो है हांगकांग के ऊपर कब्जे के तौर पर अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है देखना, और सपोर्ट भी देखी जाए अगर ताइवान की यूएस की जो सपोर्ट हासिल है तो ये मजीद कॉम्प्लिकेट कर देगी सिचुएशन को। तो टेंशन जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं यूएस और चाइना के दरमियान में, और नई आने वाली जो लीडरशिप होंगी वो भी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करेंगी। ठीक है जी, तो इस हवाले से ये आर्टिकल था और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।